जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप सभी को मेरी क्रिसमस और सांता क्रूज आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे आणि सगळ्या मराठी बंधुआंना नवीन वर्षाची शुभेच्छा। तो आइए आज हम यहाँ पर 25 दिसंबर का जो एनालिसिस है वो देखते हैं। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और आपकी अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। आइए यहाँ पर एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि 42nd रामसर साइट इंडिया की कौन सी बनी है? सोकर, हरिके, कंजली, रोपर। तो इसका जवाब जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और जब आप जवाब लिखोगे तो उसी के साथ साथ आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो भी उसके बारे में लिखना है। तो देखते हैं कौन डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखता है। आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन पर आते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टर जो है उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कोविड न्यूज़ फ्लो ये सुनकर। फिर से यहाँ पर कोविड का ये हो रहा है, फिर से बहुत सारी जगहों पर जो ट्रैवल बैन है वो लगाया जा रहा है, हो सकता है लॉकडाउन लगाया जाए, इसके डर से यहाँ पर इन्वेस्टर जो है उनकी ओर फट रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात की जा रही है और हमारा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है अनलेस हमें कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो। नेक्स्ट यहाँ पर म्यूटेटेड वायरस वर्सेस टेस्ट, इसके बारे में बात की जा रही है। हालांकि कम हमने म्यूटेशन के बारे में देखा हुआ है, कैसे जो यूके है वहाँ पर एक देखने को मिला है और फिर नागपुर में भी एक केस जो है वो देखने को मिला है। तो शॉर्ट में हम यहाँ पर फिर से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगेन चाइनीज़ LAC कमांड पे LAC एंड LOC का डिफरेंस जो है वो हमने बहुत डिटेल में अच्छी तरीके से कई बार देखा हुआ है। LAC जो है वो हमें, अब ये अगर हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है जो इस साइड हमें देखने को मिलता है ये है LOC और जो इस साइड हमें देखने को मिलता है ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये POK दर्शाता है और यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये बेसिकली चाइना जो है वो क्लेम करता है। और दोनों में डिफरेंस ये है कि LOC जो है डिमार्केटेड है। डिमार्केटेड मतलब दोनों ही कंट्रीज़ ने बोला हुआ है कि हाँ भैया ये वाली LOC है, लेकिन LAC जो है डिमार्केटेड नहीं है। मतलब अभी तक दोनों के अपने अपने परसेप्शंस है कि ये LAC है, ये LAC है, ये LAC है, ठीक है। तो ये स्टैंड ऑफ जो है कई दिनों से हमें देखने को मिल रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिर हम आइडियाज़ पेज और एडिटोरियल पेज अगर देखते हैं तो यहाँ पर बोला जा रहा है थैंक यू फॉर नथिंग। थैंक यू फॉर नथिंग ये क्या हो गया? इसका ये है कि जो कोविड आया था 2020 में इसने काफ़ी बुरी अवस्था जो है वो की, लेकिन फिर भी बहुत कुछ इसने सिखाया, बहुत कुछ चीज़ें इसने हमें दी, जिसके लिए हमें थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू फॉर नथिंग। तो देखिए ऐसे जो एडिटोरियल्स होते हैं वो हम फटाफट पढ़ के निपटा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आ गए हम न्यूज़पेपर पर जहाँ पर हमें एडिटोरियल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि द वेरी बेस्ट पार्ट, ठीक है, वेरी बेस्ट पार्ट जो है ये इस वर्स्ट ईयर का बीन टेरिबल फॉर एवरीवन, काफ़ी टेरिबल रहा है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो काफ़ी ऊंचे ऊंचे स्तर के लोग हैं, ठीक है, जो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी हैं, उन्होंने अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को भी खोया है ना। और उसी के साथ साथ जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर सिक हुए हैं, उसी के साथ साथ कुछ लीडर्स इलेक्शन भी हारे हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी हमें इस साल ने जो वर्स्ट सिनारियो दिखाया है उसके लिए भी ग्रेटफुल रहना चाहिए। किसके लिए? कि यहाँ पर आपको अब काम करने के लिए ड्रेस नहीं पहनना पड़ेगा, है ना। जो अलग अलग चीज़ें होती है, हाई हील्ड शूज़ बोलिए, जो मेकअप्स है, ये सारी चीज़ें अब नहीं लगानी पड़ेगी। बच्चे जो है वो आपके सामने पढ़ रहे हैं, अब बच्चों को आपको स्कूल पे छोड़ने नहीं जाना पड़ेगा। बच्चे जो है वो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं यहीं के यहीं पे हो रही है, स्कूल वर्क जो है वो घर के घर में हो रहा है। और उसी के साथ साथ अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर एक्साइटमेंट जो है वो ये कर सकते हो और उसी के साथ साथ जो बच्चे हैं उनके साथ खेल सकते हो। इसी के लिए यहाँ पर मतलब पूरी की पूरी सिनारियो जो है इसी तरीके के यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर टोटल 13 रीजंस दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पर आप खुश हो सकते हो। तो अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हो तो आप ये पढ़ो, बाकी एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे आपको फास्ट पढ़ना है, आपको फटाफट समझ में आना चाहिए कौन सा एडिटोरियल हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से काम का है और कौन सा नहीं है। नहीं तो हाँ, इसमें भी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसके भी हम नोट्स बना रहे कि दैट यू आर सिंगल बिकॉज यू हैव लॉस्ट एवरीवन इन योर फैमिली टू इलनेस। अच्छा, मतलब कैसा क्वेश्चन आ सकता है? यूपीएससी ऐसा पूछेगा क्या कि whom you lost in this कोविड-19 या फिर कोविड-19 पेंडेमिक। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, तो इसलिए वक्त जो है वो इसमें ज़ाया नहीं करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें सेविंग द पब्लिक यूनिवर्सिटी, यहाँ पर ये वाला आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ये वाला अगर हम आर्टिकल देखते हैं तो ये वाला आर्टिकल स्टेट लेजिस्लेचर जो है कितने महीनों तक बैठती है, कितने दिनों तक बैठती है, उसके बारे में बात की जा रही है। देखिए जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट है ना, जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट है सेंटर में, उसमें हमें लोकसभा एंड राज्यसभा जो है ये देखने को मिलता है। अब जब हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो उसमें हमें जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है एंड
स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये 2 देखने को मिलते हैं, है ना। अब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये हर जगह नहीं है, हर राज्यों में नहीं है। अब यहाँ पर एक आप ट्रिक जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो याद रखने के लिए, कौन सी है, तू बी मजा कर, है ना। ये आप ट्रिक याद रख सकते हो। टी मतलब तेलंगाना, यू मतलब उत्तर प्रदेश, बी मतलब बिहार, एम मतलब महाराष्ट्र, जे मतलब जम्मू एंड कश्मीर जो अब नहीं है, फिर उसके बाद ए कर्नाटका, है ना। तो इस तरीके से आप जो पूरे का पूरा सिनारियो है वो यहाँ पर याद रख सकते हो। मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 राज्यों में अभी एट प्रेजेंट जो है वो हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो देखने को मिलती है। उड़ीसा ये सब जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि भैया हमारे पास आए, ये हो वो हो, यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर बात की जा रही है लेजिस्लेटिव असेंबली की। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, जैसे पार्लियामेंट जो है वो कितने दिन बैठती है, पार्लियामेंट का सेशन मतलब समझ लीजिए 6 महीने का गैप नहीं रहना चाहिए, मतलब साल में 2 बार जो है वो होनी ही चाहिए, है ना। 6 महीने ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि सीटिंग कितनी होनी चाहिए, मतलब एक बार अगर बैठते हैं तो 15 दिन होना चाहिए, 30 दिन होना चाहिए, 60 दिन होना चाहिए, कुछ बताया नहीं गया है। उसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर का भी नहीं बताया गया है, असेंबली का भी नहीं बताया कितने दिन बैठना है, कुछ भी नहीं बताया गया है ना। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखो कुछ ऐसे राज्य है जिन्होंने 15-15 दिन, 30-30 दिन, साल के काम किए हैं, और कुछ ऐसे राज्य है जिन्होंने एवरेजली 50-50 दिन जो है वो काम किए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि क्या होता है समनिंग जो है वो कौन करता है, तो यहाँ पर अगर हम पार्लियामेंट की देखते हैं, हाउस की, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट करते हैं, और यहाँ पर स्टेट की अगर हम देखते हैं गवर्नर करते हैं। अब गवर्नर खुद की मर्जी से करते हैं क्या, नहीं, वहाँ पर जो मंत्री है उनके अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ता है। तो बेसिकली आपको ध्यान में इतना रखना है कि अलग अलग जो दिन है वो हमें देखने को मिलते हैं, मतलब स्पेसिफिक कोई दिन फिक्स नहीं किए गए हैं कितने दिन आपको बैठना पड़ेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो प्लानिंग है वो अगर होती है तो काफ़ी अच्छा रहेगा कि हम इतना ये तारीख को बैठेंगे और इस तरीके से रहेंगे। ये अगर होता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बस इसके अलावा कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी क्वेश्चन यूपीएससी 2020 में पूछा गया है और आपको क्वेश्चन जो है इस पर नहीं आएगा, ठीक है। मतलब ये टॉपिक पर, ये जो है कितने दिन रहना चाहिए, कितने दिन बोले गए हैं, इस पर अभी 5-6 साल तो कम से कम नहीं आएगा, ठीक है। फिर अगर हम द हिंदू देखते हैं तो द हिंदू में यहाँ पर रेट्रो टैक्स जो है उसके बारे में बात की गई है। हालांकि यहाँ पर जो रेट्रो टैक्स है उसके बारे में कल हमने देखा था, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज जो है उनके बारे में कवर करेंगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ईरान अमेरिकन रिलेशन है उसके बारे में बात की जा रही है, यार कितने बार देखेंगे। यहाँ पर फार्मर्स के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर MG रामचंद्रन जो है उनके बारे में बात की जा रही है। तो इनके बारे में थोड़ा हम देख लेंगे, क्योंकि क्या होता है कभी कभार आपको एग्जाम में आता है आइडेंटिफाई दी पर्सनैलिटी, है ना, ऐसे क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं तो पता रहना चाहिए। बाकी यहाँ पर चाइल्ड को कोडिंग होना चाहिए क्या, फिर यहाँ पर ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए आप ध्यान में रखिए, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, जो 30 मिनट में न्यूज़पेपर आपका कंप्लीट हो सकता है, उसको ज़बरदस्ती के 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे कमी भी अगर होता है तो उतने में आप करो, जितना एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है उतना ही पढ़ो, ठीक है। और जो PDF है, जैसे न्यूज़पेपर जो है, न्यूज़पेपर जो हमारा आता है, तो न्यूज़पेपर की एक कॉपी, उसी के साथ साथ जो हमारे लेक्चर्स होते हैं उसकी PDF, जैसे इंडिया ईयर बुक आता है ना, उसी के साथ कई सारे ऐसे चीज़ें आती है, लेक्चर्स आते हैं, उसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो। प्लस वीडियो अपडेट्स भी आपको मिल जाते हैं, और ऑफर्स अगर कुछ आती है तो वो भी मिल जाते हैं। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल पर मयूर मोगरे सर्च करना है और फॉलो करना है, फटाफट ज़रूर कीजिए। जहाँ पर 18,500 से ऊपर फॉलोअर्स मिले वहाँ फॉलो कीजिएगा, बाकी जगह पर नहीं। अब यहाँ पर हम आते हैं सेविंग दी पब्लिक यूनिवर्सिटी। देखिए हमारे GS पेपर 3-4 के लिए इंपॉर्टेंट है, 55 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एम्डाउड है विथ प्राइम लैंड, एक्सटेंसिव फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से, है ना। और स्टूडेंट जो है वो आने के लिए तरस रहे हैं, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मुझे लो मुझे लो मुझे लो। यहाँ पर फैकल्टी जो है उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जहाँ पर आ जाता है वहाँ वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिल जाता है, क्योंकि जॉब जो है वो फुल्ली प्रोटेक्टेड है ना, इसलिए वोकल भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर हर एक 55 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है वो गवर्न किए जाते हैं सेपरेट एक्ट से। एक सेपरेट एक्ट है जिसके तहत वो गवर्न किए जा रहे हैं, और डिफरेंसेस जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं बोर्ड स्ट्रक्चर में, कि वह बोर्ड स्ट्रक्चर जो है कैसा रहेगा, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर कैसा रहेगा जहाँ पर जो निर्णय है, डिसीजंस है, वो लिए जाएंगे। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑन हिज बिहाफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पर रिकमेंड करते हैं एमिनेंट सिटीजन एज अ चांसलर, ठीक है, जिनका रोल जो है मोस्टली सेरेमोनियल रहता है। मतलब यहाँ पर अगर आते हैं इमिनेंट सिटीजन जो उनके मुताबिक लगता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मुताबिक रखता है, उनको एज ए चांसलर वो बिठा देते हैं, ठीक है। चांसलर कौन होता है यूनिवर्सिटी का, एक और क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती है किसी राज्य में उसका चांसलर कौन होता है, एंड देन वाइस चांसलर जो है वो तो फिर अलग अलग होते हैं, ठीक है।
मिनिस्ट्री जो है ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स अ सर्च कमेटी। ये आप इसका जवाब बताइए, कौन चांसलर होता है यूनिवर्सिटी का? सर्च कमेटी जो यहाँ पर टिपिकली मल्टीपल कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करती है और फिर यहाँ पर कैंडिडेट जो है उनको निकालती है। अब इस लिस्ट में से गवर्नमेंट जो है वाइस चांसलर पिक करते हैं कि कौन वाइस चांसलर रहेगा, गवर्नमेंट पिक करते हैं। सेपरेटली डिफरेंट प्रोसेस यहाँ पर सीनेट या फिर कोर्ट जो है वो चूज किए जाते हैं। टेक्निकली ये अगर हम देखते हैं तो गवर्निंग काउंसिल होती है यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी का गवर्निंग काउंसिल, ठीक है। और वेरियस स्टेक होल्डर्स इसमें सभी, मतलब गवर्नमेंट, फैकल्टी, स्टूडेंट, सिटीजन सभी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। यूनिवर्सिटी का जो काम है वो कैरी आउट होता है बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, चेयर्ड किए जाते हैं बाय द वीसी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल यहाँ पर जो चेयर्ड कौन करता है? वीसी करता है। और यहाँ पर रजिस्ट्रार जो है उसको भी अपॉइंट करता है। सेपरेट फाइनेंस कमेटी जो है वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, हेड की जाती है चीफ फाइनेंस ऑफिसर के द्वारा। अब देखिए ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद ये रखना है कि चांसलर कौन होता है, ये एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा ये होता है वाइस चांसलर जो है अपॉइंटमेंट वो नहीं पूछेंगे आपको, गवर्निंग काउंसिल जो उसमें कौन कौन होता है ये आपको पूछा जा सकता है। और खासकर अगर हम स्टैटिक पोर्शन के हिसाब से देखते हैं तो आपको जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के सेशन है उसमें जो एजुकेशन के वीडियोस है ना MM एकेडमी ऐप पर, वो आपको याद करने हैं। जैसे उसी की एक स्क्रीनशॉट है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या हुआ था, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जाती है। तो एजुकेशन वाले वीडियोस जो है फटाफट जाकर देख लो आप। जो एजुकेशन मतलब रिफॉर्म्स इन एजुकेशन वाला जो है, दो उसके पार्ट है रिफॉर्म्स इन एजुकेशन के, दोनों ही पार्ट आप देख लो, जिसके तहत आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ये भी काफ़ी न्यूज़ में चल रही है, प्लस यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ है उसके रिफॉर्म्स भी काफ़ी न्यूज़ में चल रहे हैं। तो हमें जो ब्रिटिशर्स के टाइम से चलता आ रहा है उसमें भी नज़र डालनी पड़ेगी, तो वो आप पढ़ लो, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं गवर्निंग काउंसिल जो है, वीसी हैज़ नो से इन द सिलेक्शन ऑफ वीसी, वीसी के सिलेक्शन में कोई ये नहीं होता है, ठीक है। वंस इन अ ईयर मिलते हैं, मतलब जीसी जो है अगर आप देखोगे कोई मतलब ही नहीं है उसका, है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जीसी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसको सीनेट बोलते हैं, हैज़ 475 मेंबर्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड। इतने सारे लोग क्या करेंगे, बस भरते जा रहे हैं। अच्छा बेरोजगार हो गया, अरे लेकिन आप तो मेरे पहचान के हो, आ जाओ हमारे ग्रुप में आ जाओ। इन थियरी वीसी जो है प्रेजेंट एंड गेट्स अप्रूवल फॉर एनुअल प्लान ऑफ यूनिवर्सिटी फ्रॉम द गवर्निंग काउंसिल, है ना। ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब बेसिकली अगर आप देखोगे तो गवर्निंग काउंसिल जो है सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, IITs, ऑल अदर सेंट्रल, इनको रिस्ट्रक्चर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से। मतलब इनको रिस्ट्रक्चर करो, क्या मतलब बन रहा है, कुछ मतलब बन रहा है क्या इनका? कोई मतलब नहीं आ रहा है। जो भी चीज़ें चल रही है वो ऐसी ही चलती रहेगी। हार्डवर्ड भी अगर आप देखोगे तो वो भी कुछ पनपता नहीं था अगर उसमें रिफॉर्म्स नहीं होते। तो यहाँ पर भी हमें रिफॉर्म्स जो है वो लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। मोस्ट एमिनेंट एल्यूमिनी जो है इंस्टीट्यूशंस के, उनको बोर्ड पर लाना ज़रूरी है। एल्यूमिनी जो यहाँ पर कॉलेज छोड़कर चले गए हैं लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, है ना, उनको यहाँ पर बोर्ड पर लाने की ज़रूरत है। IIT दिल्ली जो है उन्होंने जस्ट अनाउंस किया है $1 बिलियन एंडोमेंट कैंपेन। ये जो कैंपेन है ये स्प्रेड किया जा रहा है मोस्ट सक्सेसफुल एल्यूमिनी के द्वारा, मतलब जिन्होंने यूनिकॉर्न्स क्रिएट किए हैं, $1 बिलियन कंपनीज खड़ी की है, उनके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। तो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ऑल्सो वांट दैट। तो ये सब हो रहा है। इंडिविजुअल्स यहाँ पर इनवाइट अगर हम करते हैं, ठीक है, जीसी को ज्वाइन करने के लिए, ये जो इंडिविजुअल्स है, ये जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी की है, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे एल्यूमिनीज हैं, उनको अगर हम गवर्निंग काउंसिल में इनवाइट करते हैं, उनको अगर गवर्निंग काउंसिल में लेकर आते हैं, तो फिर यहाँ पर पैसा जो है वो भी वो रेस कर सकते हैं और किस तरीके से उसको स्पेंड करना है ये भी वो बता सकते हैं, है ना। क्योंकि बिजनेसमैन है तो फिर मैनेजमेंट जो पैसों का है वो तो अच्छे तरीके से रहेगा ही। ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब क्या है, सोल्यूशन यहाँ पर ये प्रोवाइड हो सकता है कि जो एल्यूमिनी है वो, अब ये आप बोलोगे सर ये कैसे है, तो देखिए क्या होता है कि जो भी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें निकल कर आती है ना, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें निकल कर आती है वो अपन इसमें ये चीज़ें घुसेड़ सकते हैं कि एल्यूमिनी ये वाला जो सोल्यूशन है ना, ये उसमें अपन घुसेड़ सकते हैं। समझ रहे हो आप? क्या स्ट्रक्चर बना के रखो यार, मेंस के स्ट्रक्चर बना के रखो, रट्टा मत मारते बैठो, अलग अलग चीज़ें याद करना। हाँ, एक पढ़ो और फिर कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल हो सकता है, कहाँ कहाँ हम वो चीज़ें लिख सकते हैं, वो सभी आप एक्सप्लोर करो कि हाँ ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मैं सारे एजुकेशन वाले इसमें लिख सकता हूँ। जो भी एजुकेशन वाला पूछेंगे, जो भी एजुकेशन वाला क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारे एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, हाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तो यहाँ पर सॉल्यूशन आएंगे, लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ये लिख सकते हैं। ये वाली गवर्निंग काउंसिल जो है हर जगह डाल दो ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है, डाल दो।
है ना, कहीं कहीं पर होता भी होगा लेकिन हर जगह तो नहीं हो रहा है, डाल दो। इमिनेंट जो हमारे जो बिलियन डॉलर्स कंपनी जिन्होंने खड़ी की सक्सेसफुल एल्यूमिनीज जो है उनको यहाँ पर इन्वॉल्व कर दो मीटिंग में, उनको यहाँ पर गवर्निंग काउंसिल में लेकर आ जाओ, उसमें डाल दो, है ना। यही सारी चीज़ें मेरे को आपको करवानी है। जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो सेशन कोर्स जो चल रहा है ना, उसमें यही सारी चीज़ें मुझे करवानी है कि आप एक याद रखो और उसको अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल करो, वही चीज़ को, वही डेटा को। मतलब डेटा भी आपको कम याद रखना पड़ेगा और इस्तेमाल भी बहुत सारी जगहों पर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर म्यूटेटेड वायरस वर्सेस टेस्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो म्यूटेशन हो रहा है ना, मतलब एक वेरिएंट जो है कोरोना वायरस का यूके में देखने को मिल रहा है, UVUI 2020-12-1। रिपोर्ट यहाँ पर ट्रांसमिट हो रहा है फास्टर, मतलब लोगों में नॉर्मल अगर हम वायरस देखते हैं कोरोना वायरस, उससे भी ज़्यादा ट्रांसमिट हो रहा है। म्यूटेशन कंटिन्यूसली होता रह रहा है ना। म्यूटेशन क्या होता है, देखिए म्यूटेशन हर जगह हो रहा है, म्यूटेशन हर जगह। अगर म्यूटेशन नहीं होता तो हम भी नहीं आते। मतलब समझ लीजिए बंदर से जो इवोल्यूशन हुआ है, धीरे 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 बंदर, फिर उसके बाद जो इंसान, म्यूटेशन की वजह से ही हुआ है। मतलब बेसिकली क्या है, डीएनए जो है म्यूटेटेड, इसमें देखिए इस तरीके से फ्रैक्चर आ जाता है ना। म्यूटेशन मतलब होता है अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन की थी, इसलिए शॉर्ट में से ये हमारा एक रिवीजन हो जाए उस पर्सपेक्टिव से यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, कोरोना वायरस जो उसका म्यूटेशन यहाँ पर हो रहा है, और ये म्यूटेशन की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो स्पाइक प्रोटीन होता है जो बाइंड करता है हमारे शरीर को, जिससे हम इन्फेक्ट होते हैं, तो इसमें यहाँ पर म्यूटेशन हुआ है, जिसके तहत अब ये फास्टर यहाँ पर बाइंड हो सकता है। फास्टर होगा, 70% ज़्यादा यहाँ पर इन्फेक्शियस है ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन देखिए जितना ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है उतना ही कम ये डेडली होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये भी काफ़ी कम डेडली जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है लर्निंग टू लेट गो ऑन द रेट्रो टैक्सेस। यहाँ पर हमने देखा हुआ है किस तरीके से जो केस है इंडिया वो यहाँ पर हारा है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है हेग पर, उसने यहाँ पर फेवर में जो कान है उसकी फेवर में दिया है। रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स है उसकी डिमांड जो यहाँ पर की जा रही थी इंडियन गवर्नमेंट, तो उनके अगेंस्ट में, इंडिया के अगेंस्ट में दिया है। अब इंडिया को यहाँ पर पैसे जो है वो चुकाने पड़ेंगे। सेम केस हमें वोडाफोन जो है उसका भी देखने को मिल रहा था, है ना। सेम तरीके के केसेस जो है वो देखने को मिल रहे। तो रेट्रोस्पेक्टिव जो है इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। रेट्रोस्पेक्टिव जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि आज अगर आपको जो ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, उसके ऊपर आपको कुछ पैसे नहीं देने पड़ते हैं। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि अभी 1 जनवरी से अगर गवर्नमेंट लेकर आ जाती है कि दीनदयाल उपाध्याय ऑक्सीजन पे टैक्स ले लो योजना, तो फिर उसके तहत अगर आपको ऑक्सीजन पे टैक्स देना पड़ रहा है, मतलब 1 तारीख के बाद से आप अगर ऑक्सीजन इनहेल करते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन अगर सरकार रेट्रोस्पेक्टिव लेकर आती है कि 2020 में भी जनवरी 2020 से आपको टैक्स देना पड़ेगा, मतलब आपने जो 2020 जनवरी से जो आपने इनहेल किया है वहाँ से आपको टैक्स दी, इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। जैसे रिलेशनशिप में होता है ना कि अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा हो रहा है तो गर्लफ्रेंड बोलती है कि अच्छा तुमने याद है तुमने ये किया था उसके लिए मैं तुमको मार रही हूँ, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव मार रही है, पहले जो तुमने किया हुआ है उसके लिए आप मार रहे। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव जो है वो हो जाता है, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन जो है यहाँ पर अगेन यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्या है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। ये एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल पैनल है, इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल एक्सपर्ट्स का, ठीक है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो पीसीए है उसकी नहीं हो रही है, ठीक है। पीसीए हम अभी देखेंगे, यहाँ पर हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं। एक एक चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैसा भी आ सकता है। इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल पैनल है, यहाँ पर आपको इंटर गवर्नमेंटल पैनल बोला जा सकता है ना। इंटर गवर्नमेंटल पैनल है ऐसा बोला जा सकता है ना भैया, ना, नॉन गवर्नमेंटल पैनल है, ठीक है। इसमें 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय पार्टीज, ठीक है, और लीगल प्रैक्टिशनर नॉलेज सब होते हैं। फाइनल और बाइंडिंग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है, बाइंडिंग है, ठीक है। फिर हम आते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पर, जहाँ पर केस चल रहा है। स्टैब्लिश्ड हुआ है 1899 में, हेडक्वार्टर हमें हेग नीदरलैंड में देखने को मिलता है। पर्पस क्या है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो डेडिकेटेड है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है डिस्प्यूट्स अगर कोई अराइज होते हैं तो उनको यहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं 3 पार्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जिसमें हमें एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल देखने को मिलती है, मतलब यहाँ पर पॉलिसीज़ और बजट देखते हैं।
मेंबर ऑफ कोर्ट देखने को मिलते हैं, इंडिपेंडेंट पोटेंशियल आर्बिट्रेटर्स होते हैं और इंटरनेशनल ब्यूरो हमें देखने को मिलता है, मतलब सेक्रेटरीट जो सेक्रेटरी जनरल के द्वारा हेड किया जाता है। फंड अगर हम देखते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस फंड यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करने के लिए रखते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये नॉन गवर्नमेंटल पैनल है, फाइनल और बाइंडिंग अवार्ड देते हैं एंड ये 1899 हेग नीदरलैंड एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर जो है उसके हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि नीचे दिए गए में से कौन कौन से स्ट्रक्चर नहीं है या फिर नीचे दिए गए में से कौन कौन से इसके स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, क्योंकि इसी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वोडाफोन वगैरह का ये हमें देखने को मिल रहा है। तो ये अगर हम देखते हैं स्टैब्लिश किया गया है 1966, सब्सिडरी बॉडी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, ठीक है, UNGA सब्सिडरी बॉडी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। कोर लीगल बॉडी है यूनाइटेड नेशन सिस्टम इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ठीक है। और उसी के साथ साथ एडॉप्ट किया गया है मॉडल ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन 1985 में। और इंडिया जो है वो भी इनकॉर्पोरेटेड है यूनिफॉर्म प्रिंसिपल ऑफ आर्बिट्रेशन एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट यहाँ पर जो मतलब MG रामचंद्रन है, इनके बारे में देखेंगे। फाउंडर है तमिलनाडु रूलिंग पार्टी के ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुन्नेत्र कज़गम, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। तो डिटेल में हम जो हमारा न्यूज़पेपर है उसके ही ऊपर जाकर इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, क्योंकि आपको कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिफाई द पर्सनालिटी। यहाँ पर आप देख सकते हो MG रामचंद्रन या फिर MGR 1917 से 1987, फाउंडर है तमिलनाडु रूलिंग पार्टी के ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुन्नेत्र कज़गम, चीफ मिनिस्टर ऑलमोस्ट अनब्रोकन पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कमल हसन जो वेटरन एक्टर है, फाउंडर है मक्कल निधि मेयम, उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया है लिस्ट ऑफ क्लेमेंट टू हिज लीगेसी, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है ये तो इसकी आ जाती है, पॉलिटिकल आ जाती है, लेकिन आपको जो ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये जो है इसके फाउंडर रहे हैं, तो सीधा आपको प्रीलिम्स में फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। और अगर आप साउथ इंडिया से बिलोंग कर रहे हो तो आपको भी ऐसे क्वेश्चन जो है सीधे तरीके से आ सकते हैं। तो इसलिए जो भी यहाँ पर आपको पॉलिटिकल दिखाई दे, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो जब भी कोई पॉलिटिकल दिखाई दे उसको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको हाईलाइट में दिखाई दे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है ये वेट्रीवेल यात्रा, है ना। तो यहाँ पर यूज्ड एज अ प्रमोशनल मटेरियल ऑफ द वेट्रीवेल यात्रा, एक रोड शो था पार्टीज स्टेट प्रेसिडेंट मुरुगन का। तो यहाँ पर वेट्रीवेल यात्रा जो है ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन द लेटर पार्ट ऑफ हिज रूल देयर वर critics who described his style of functioning both in government and parties highly personalized and feudal, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चीज़ें जो है वो देख सकते हो। तो क्योंकि आपको क्या है ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आ सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी पहचानो तो ऐसे स्टेटमेंट आपको आ सकते हैं कि हाँ भैया हाईली पर्सनलाइज थे, तो ये कौन थे, ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। लेकिन एक प्रोमिनेंट स्टेटमेंट तो ये बनता ही है कि ये कौन से थे, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं ना, ये किसने फाउंड की थी, ये पार्टी किसने फाउंड की थी, ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। बाकी जो चीज़ें हैं बाकी आपको कुछ ध्यान में इतनी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।